आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा ठनका वज्रपात से बचाव हेतु कुछ सावधानियां बरतने का निर्देश जारी किया गया है, जो निम्नवत है, इस प्रकार है। वज्रपात के समय यदि आप खुले में हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण ले लें। सफर के दौरान अपने वाहन में ही बने रहें। समूह में खड़े न हो बल्कि अलग अलग खड़े हो जाएं। यदि आप जंगल में हैं तो बौने एवं घने पेड़ों में शरण ले लें। घास से बने कृषि यंत्र, डंडा आदि से अपने को दूर रखें। आसमानी बिजली के झटका से घायल होने पर पीड़ित व्यक्ति को तत्काल नजदीकी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र ले जाएं। स्थानीय रेडियो एवं अन्य संचार साधनों पर मौसम की जानकारी प्राप्त करते रहें। यदि आप खेत खलिहान में काम कर रहे हैं और किसी सुरक्षित स्थान में नहीं हैं, तो आप प्रयास करें कि यथाशीघ्र सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। और अगर आप इनमें से किसी भी सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसे स्थिति में आप दोनों पैर को आपस में सटा लें, दोनों हाथों को घुटने पर रखकर अपने सिर को जमीन की तरफ यथासंभव झुका लें तथा सिर को जमीन में सटने न दें। जमीन पर कदापि लेटें भी नहीं। इसके साथ ही पूरे जिले में भारी वर्षा एवं वज्रपात के समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ऐसी अपील बिहार सरकार के मंत्री और बिहार सरकार के द्वारा की गई है। विशेषकर जो तटबंध के नजदीक रहने वाले टोले के लोग काफी सचेत सतर्क करने की आवश्यकता है और मतलब दिमाग में ये रखें और मतलब तैयारियां रखें। अगर जैसे ही हम लोग लाउड स्पीकर के माध्यम से, अन्य माध्यम से सूचना देंगे, उनको विस्थापित करना होगा। उसका तैयारी सब बना कर रखें, पैकिंग करना, जो भी कर रखें उसको तैयार रखें। और सब जगह हम लोग ने आश्रय स्थल का चिन्हित किया गया, वहाँ पर चला जाए, जहाँ पर स्थानीय प्रशासन कहेगा वहाँ पर तुरंत शिफ्ट हो जाए। नंबर 2, वज्रपात से मृत्यु लगातार देख रहे हैं कि बढ़ रही है। कल 5 लोगों की मृत्यु हुआ है। उसके लिए तकनीकी का इस्तेमाल सरकार ने किया, उसका जागरूकता लोगों की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जो तकनीकी राज्य सरकार ने प्रारंभ किया उस पर लोग जागरूक रहें तो काफ़ी हद तक इसको नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि जान की सवाल है। एक ऐप, हम लोग मोबाइल ऐप के बारे में एक वीडियो शेयर करेंगे, वो कैसे वो मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है। नंबर 2, हम लोगों का एर्थ कम्युनिकेशन नेटवर्क से जो 20 मिनट के पहले वाला अलर्ट मिलता है, उस अलर्ट के माध्यम से भी हम लोग सभी पंचायत मुखिया, सभी ब्लॉक्स में हम लोग भेज करके जागरूक करने का काम करेंगे। और सोमवार से, जैसे आपदा विभाग के प्रधान सचिव द्वारा आज बताया गया है, सोमवार से एक टावर एरिया में जहां पर बिजली गिरने वाला, उस टावर एरिया से जुड़े हुए सभी जो कम्युनिकेशन नेटवर्क के जो कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, उनको एक SMS जाएगा कि 20 मिनट या आधा घंटा के अंदर आपके यहाँ ये ऐसा घटना होने वाली है बिजली गिरने का। तो ऐसा होने पर हम लोग डेफिनेटली सचेत रहने का, सतर्क करने का ज़्यादा गुंजाइश रहती है और लोगों को इस पर जागरूक करने का आवश्यकता है। और इसके अलावा जनरल जो वज्रपात के संबंधित डूस एंड डोंट्स हैं, जिसका भी सूचना आपको दिया गया DPR के माध्यम से, उसको भी प्रचार करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को हम लोग जागरूक कर सकें। सर, विस्थापित की बात यहाँ तक किन किन इलाकों में इस तरह की तैयारियाँ की गई है? ये तो दरभंगा जिला में कई बार पहले बाढ़ आई है और हम लोग उसी का अनुभव पर कई जो क्षेत्रों को चिन्हित किए गए हैं, वो जिले के पूर्व भाग, दक्षिण भाग और उत्तर पश्चिमी भाग, ये इन सभी भागों का लोग जो तटबंध के किनारे पर आवासन करते हैं, उनको सतर्क करने की आवश्यकता है। सर, तटबंध की तैयारियों की बात करें तो बाढ़ को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई है? तो जैसे मैंने बताया, SOP के अनुरूप सब तैयारियां जो हैं लगभग पूर्ण की गई है। तटबंध का लगातार वीक पॉइंट्स को चिन्हित करके वहाँ पर भी काम कराना, उसको स्ट्रेंथन करना का भी लगातार काम। पिछली बार सर तैयारियां की बात भी हुई थी, लेकिन जब पानी आया तो टूट गया था बांध। तो इस बार कुछ इस तरह का एरिया को चिन्हित किया जहाँ पे अधिक से अधिक दबाव पड़ता है? और बिल्कुल उसका सर्वेक्षण किया गया है, संयुक्त निरीक्षण किया गया है, कोशिश किया गया है कि सभी जो कमजोर बिंदु हैं उसको सूचीबद्ध करके वहाँ पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, वहाँ पर काम हो रहा है। नहीं लगातार हम लोगों के स्तर से कार्यपालक अभियंता को भी सभी समीक्षा की जा रही है, उनके द्वारा क्या कार्य की जा रही है।
तो काम चल रहा है, जहाँ पर स्ट्रेंथनिंग करना है, जहाँ पर प्रोटेक्शन करना है, लगातार काम चल रहा है। एसओपी की तरफ सब तैयारियां चल रही हैं। जीविका के द्वारा हरित जीविका हरित बिहार अभियान के तहत पूरे राज्य में 2.51 करोड़ पौधारोपण का अभियान चलाया गया, जिसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दीदियों के प्रांगण में या घर के पास कम से कम एक फलदार वृक्ष को लगाए जाने का जो लक्ष्य रखा गया था उसे पूरा किया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ संबंधित परिवारों की पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। दरभंगा जीविका परिवार के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ गड्ढा खोदो दिवस के रूप में मनाया गया। जिन दीदियों को पौधा का वितरण होना है, वैसे समूह की दीदी आज अपने घर के आसपास वृक्षारोपण हेतु गड्ढा खोदे और वृक्षारोपण हेतु दरभंगा जिला के 29,21,196 जो लक्ष्य दिया गया था उसके विरुद्ध 100% लक्ष्य निर्धारण करने के लिए प्रयास किया गया और उम्मीद की जा रही है कि इतने पौधारोपण होने के बाद इतने पौधे को जीवंत रखने के लिए भी जिला प्रशासन के द्वारा जल्द ही कोई मुहिम शुरू की जाएगी। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा बताया गया कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान 29 जून तक दरभंगा जिला सहित आसपास के साथ नेपाल के तराई वाले क्षेत्रों में गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त किया गया है। कहा गया है कि लगातार ज्यादा मात्रा में बारिश होने पर दरभंगा के कुछ प्रखंडों में बाढ़ आने की संभावना बन सकती है, जिसमें हनुमान नगर एवं हायाघाट प्रखंड सबसे पहले प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही कहा गया है कि बांध एवं तटबंध के किनारों पर रहने वाले इन प्रखंडों के लोगों को पहले ही प्रशासन के द्वारा सूचना दे दिया गया है, सतर्क कर दिया गया है और इस बाबत सारी जानकारी देने के लिए जिलाधिकारी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का यानी कि प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। इस प्रेस वार्ता के आयोजन से जिलाधिकारी स्वयं सभी मीडिया के समक्ष उपस्थित होकर बाढ़ और तेज वज्रपात और जो बारिश होने की संभावना है इसके बचाव के लिए सारे उपाय को आम जनता के हित के लिए बताया है। साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाधिकारी ने आम लोगों से अपील की है कि इंद्रव्रज मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का वीडियो और पीडीएफ गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। सभी आम जन से यह आग्रह किया है कि आप इस इंद्रव्रज मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर लें। इसके डाउनलोड करने से आपको ये फायदे होंगे कि आपके इलाके में अगर कहीं कोई वज्रपात होने की संभावना है तो आपको इसकी जानकारी इस मोबाइल ऐप के माध्यम से कुछ समय पहले ही हो जाएगी। मोबाइल का होना अत्यावश्यक है। इसके प्ले स्टोर में जाने के बाद हम लोग इसमें टाइप करेंगे, इसमें इंद्रव्रज का स्पेलिंग डालेंगे INDRAVAJRA इंद्रव्रज। तो ऐसे ब्लू कलर का एक आइकन दिखेगा, इस आइकन को हम लोग क्लिक कर लेंगे तो ये स्क्रीन दिखता है। यहाँ इंस्टॉल के लिए ऑप्शन मांगता है, हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ जो हम इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे जब इंस्टॉलेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो वहाँ पे फिर से ओपन का ऑप्शन आएगा। तो अब यहाँ पे हम लोगों को ओपन का स्क्रीन दिखने लगा। अब हम लोग इसमें ओपन का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को मोबाइल नंबर मांगेगा सत्यापन के लिए। इसमें फिर हम लोग अपना इस बॉक्स में यहाँ पे हम लोग अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। ऐसा ही मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे जिस पे हम लोग का OTP जा सके, मतलब कि जो यूज़ में हो जो मोबाइल नंबर, तो इसमें हम डालेंगे।
मोबाइल नंबर डाल के उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको सत्यापित कर देंगे। सत्यापित करने के बाद ये यहाँ पे OTP मांगता है। OTP हम लोगों के OTP हम लोग का जो SMS होता है उसमें जो रहता है वो लेके हम उसमें डाल देंगे। जैसे ही OTP डालेंगे तो हम लोगों का ये स्क्रीन खुल के आएगा। इसमें बोलता है अलाउ इंद्रव्रज टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन, तो इसको हम लोग यहाँ पे अलाउ कर देंगे। तो ये हम लोग का क्या करेगा, जहाँ हम लोग प्रेजेंट हैं उस लोकेशन को GIS से ऑटोमेटिकली वो GPS से ले लेगा। तो ये ले लिया। अब यहाँ पर मैप्स में ऑप्शन आता है लाइटनिंग का और पल्स रेड का। तो ये पल्स रेड को हम लोग क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए रेन के लिए ग्रीन कलर दिख रहा है। उसके बाद जैसे जैसे वो कलर आपको बढ़ते जाएगा, यानी कि रेड फिर डेंजर के लिए आएगा, तो इस तरह से एक कलर दिखेगा। अभी चूँकि कहीं भी लाइटनिंग की आशंका नहीं है, इसी वजह से ये एरिया में एकदम क्लीन है। अदरवाइज़ क्या होगा, 2-3 कलर रेड, ग्रीन, येलो, इस सब का मिक्सचर पॉलीगॉन्स जिस एरिया में होने वाले होंगे उस एरिया में पॉलीगॉन्स बनेंगे, और उसको जो हम लोग क्लिक करेंगे तो वो हम लोग को एरिया बताएगा कि किस एरिया में वो लाइटनिंग की संभावना है। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके स्थान पर कोई सक्रिय अलर्ट नहीं है। इसके अलावा कि अलर्ट मैसेज के रूप में भी आता है। जब आप एक बार इस मोबाइल ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर देते हैं तो मैसेज में भी आपको अलर्ट आता रहेगा अगर कहीं भी लाइटनिंग की आशंका। वार्ड सदस्य संघ के द्वारा जिला स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। जिला वार्ड सदस्य संघ के जो नेतृत्वकर्ता थे उन्होंने सबसे पहले बिहार सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। अपनी मांगों को जायज बताते हुए उन्होंने बिहार सरकार को घेरा और कहा कि अगर बिहार सरकार हम लोगों के मांग पर जल्द अनुशंसा या कार्रवाई नहीं करेगी तो ये आंदोलन अनवरत चलती रहेगी। वार्ड सदस्य संघ का कई सूत्री मांग है, जिसमें कुछ अपने उनके निजी भी मांग है और कुछ पंचायत से भी संबंधित मांग है। अब देखना ये है ये आंदोलन इनका कहां तक रंग लाती है, इनकी मांगे को कहां तक पूरा करवाती है। लेकिन ये लोग फिलहाल प्रयासरत हैं और अपनी मांगे को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। पंचायत वार्ड सदस्य संघ जिंदाबाद, हमारी मांगे जायज है। हायाघाट विधायक के द्वारा लगाया गया आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है, ये कहना है मिथिला स्टूडेंट यूनियन का। शुक्रवार को हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी के द्वारा MSU के हायाघाट प्रखंड अध्यक्ष दीपक कुमार झा पर जान से मारने का आरोप लगाया गया है, जो पूर्णतः मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। प्रखंड अध्यक्ष दीपक कुमार झा से वार्ता के बाद प्रेस रिलीज जारी करते हुए MSU के दरभंगा जिला मीडिया प्रभारी अमन सक्सेना ने बताया कि प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिस विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए विधायक अमरनाथ गामी जाने वाले थे वह MSU के हायाघाट प्रखंड अध्यक्ष दीपक कुमार झा सहित तमाम कार्यकर्ता वहां पहले से मौजूद थे। कुछ देर पहले ही ग्रामीणों के द्वारा काम की अनियमितता को लेकर विधायक का पुतला दहन भी किया गया था और मांग पत्र बनाकर हायाघाट विधायक के लिए तैयार रखा गया था कि यदि वो यहां आएंगे तो उन्हें ये मांग पत्र सौंपा जाएगा। जिसके बाद सभी मुख्य सड़क पर ही विधायक का इंतजार करने लगे और इसी बीच उनका गाड़ी वहां पहुंचा, जिसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू किया, जिसके बाद विधायक अपने गाड़ी से बिना उतरे वापस लौट गए और रास्ते से फेसबुक पोस्ट कर SP से मिलने की बात लिखी। इसी बीच कई कार्यकर्ता को उनके जाने का खबर तक नहीं लगा। शायद विधायक को उनका विरोध सही नहीं लगा, जिसके कारण वो 21वीं सदी के भारत में गुलाम भारत वाला बेबुनियाद आरोप हमारे प्रखंड अध्यक्ष पर लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विधायक अमरनाथ गामी से MSU का कार्यकर्ता पूछना चाहता है कि क्या उनके कार्यकर्ता गाड़ी पर लाठी या पत्थर से हमला किया था, क्या कोई भी कार्यकर्ता के द्वारा उनके गाड़ी को रोका गया, अगर नहीं तो क्यों ये FIR करवाए हैं, क्यों इस तरीके का वो बेबुनियादी बिना सबूत के वो इल्जाम प्रखंड अध्यक्ष दीपक कुमार झा पर लगा रहे हैं।
देखिए, अब मसला यहाँ ये उठता है कि विधायक अपने क्षेत्र में शिकायत मिलने के बाद निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं। उन पर जानलेवा हमला हुआ या नहीं हुआ, इस बात की कोई तफ्तीश नहीं की गई है, लेकिन विधायक के तरफ से भी एफआईआर किया गया है, नामजद अभियुक्त बनाया गया है दीपक कुमार झा को, और इसके विरुद्ध में इन लोगों ने भी, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। देखिए, हायाघाट विधायक के द्वारा जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष दीपक कुमार झा पर जो आरोप लगाया गया है, उनके द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनको लाठी, डंडों और पत्थर से मारने की कोशिश की जा रही थी, जो पूर्णतः एक बेबुनियाद आरोप है। कहीं न कहीं हमें पता चला है कि आज हायाघाट विधायक उस स्कूल का निरीक्षण करने के लिए, जिसमें अनियमितता पाया गया था, इसी को निरीक्षण करने के लिए वहां जाने वाले थे। उससे पूर्व ही एमएसयू के कार्यकर्ता और ग्रामीण के द्वारा उनका पुतला दहन किया गया था और एक मांग पत्र बनाकर उनको सौंपने के लिए रखा गया हुआ था। लेकिन सभी को मालूम था कि विधायक जी वहां पर आने वाले हैं, लेकिन सभी उनका इंतजार करने के लिए मुख्य सड़क पर ही रुके हुए थे। इसी बीच विधायक जी का गाड़ी आया और वहां बिना रुके हुए वो वहां से निकल गए। इस बीच कई कार्यकर्ता विधायक मुर्दाबाद का नारा भी लगा रहे थे, जिससे शायद वो तंग आकर, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको अपना विरोध या पसंद नहीं आया, जिस कारण वो इस तरह की हरकत किए हैं। और वहां से निकलने के बाद उनका एक फेसबुक पर पोस्ट आता है कि हायाघाट के दीपक कुमार, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के दीपक कुमार झा के द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया, जो पूर्णतः एक निराधार है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विधायक जी अपने निकम्मापन को छुपाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। वो जनता के बीच अपनी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। हम लेकिन विधायक जी शायद ये भूल गए कि जिस चीज का वो विरोध कर रहे हैं, वहां पर हायाघाट की जनता भी मौजूद थी, जिन्होंने अपने आंखों से यह घटना को देखा। तो हम मांग करते हैं कि देखिए, जनता सभी कुछ जानती है, हम लोग भी सब कुछ जानते हैं कि इस तरह का बेबुनियाद आरोप कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश में सही नहीं है। ये अंग्रेज जमाने वाली जो परंपरा चली आई हुई है कि बिना देखे हुए, बिना कुछ जाने हुए, बिना कुछ समझे हुए कुछ भी आरोप लगा देना, या कहीं ना कहीं पूर्णतः एक निराधार आरोप है उनके हायाघाट विधायक का। हम मांग करते हैं कि जो जनता के द्वारा जो जनता को उन्होंने झूठ बोला है, इसके लिए उन्होंने हायाघाट की जनता से माफी मांगे, अन्यथा मिथिला स्टूडेंट यूनियन इस विधानसभा चुनाव में उनको सबक सिखाने का कार्य करेगा। आपका नाम? अमन सक्सेना, दरभंगा जिला मीडिया प्रभारी, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। समस्या तो बिल्कुल गंभीर है और चिंताजनक भी है। अगर अखन परस्पर अहाँ सब नहीं आगू बढ़बे या नहीं एहि पर देखबे, कार्य नहीं करबे तो जुल्म होय वाला है, क्योंकि बच्चा के भविष्य के सवाल है। जरा एकर जे निर्माण कार्य है बिल्कुल गलत ढंग से भेल छै, एकरा ऊपर आवाज उठबऽ छै। हाँ, एहि चीज के नजदीक से जाकर अखन देखलिए हन, बिल्कुल गलत ढंग से निर्माण भेल, बिल्कुल गलत ढंग से काम भऽ रहलै है। प्लास्टर के एतऽ के लोक के कहना छै जे प्लास्टर भऽ रहलै है, ओहिमे नदी के बालू जे छै से मिलायल छै। कि अहाँ ई चीज के से देखलिए हन तऽ बुझा रहल हन अहाँके? तो देखियो सामने भी छै, अहाँ खुद जाकर चेक कऽ सकल छियै। बिल्कुल, एखन तऽ ताला मारने छै, पता नहि भागल छै कतऽ, आ सामान राखल छै अंदर, जाहिके कारण हमसब अंदर नहि घुसि सकै छी। हमरा सब पर लूटकांड के केस कऽ सकै छै ठेकेदार के द्वारा, भऽ सकैया, जाहिके लऽ कऽ हमसब प्रकार से हो, कानूनी विधि से हो, जे प्रकार से हो, एहि पर आवाज उठबे के चाही। बच्चा के भविष्य एंजिल हाई स्कूल,
एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो, दरभंगा। हमारे यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि 100% एग्जामिनेशन में बच्चे सिक्योर करते हैं, रिजल्ट 100% होता है। स्मार्ट क्लासेस, इंडोर आउटडोर गेम्स, जूडो, कराटे, नृत्य एवं संगीत, सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत मार्शल आर्ट क्लासेस स्पेशली गर्ल्स के लिए, 25,000 बुक्स कलेक्शन युक्त बड़ी लाइब्रेरी, 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर का बेहतरीन लैब व स्पेशलिस्ट फैकल्टीज, सीसीटीवी युक्त वर्ग कक्ष, खेलने के लिए बड़ा व मुफ्त खेल का मैदान, दूर से आने जाने वाले बच्चों के लिए वाहन की सुविधा। बीपीएल कार्ड जो भी बच्चों का है उसमें इस ईयर भी 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 फ्री में उनका एडमिशन्स होगा और उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो एंजल हाई स्कूल करवाएगी। और इन सभी कारणों से मैं जो देख रहा हूँ अपने एंजल हाई स्कूल में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो अब आहिस्ते आहिस्ते हमारी तरफ खींचते चले आ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो, दरभंगा। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैनर्स पब्लिक स्कूल, सीनियर ब्रांच, दिलावरपुर, दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी शिक्षकों द्वारा दी जाती है बेहतर शिक्षा, और ये बच्चों के खेलने के लिए मुफ्त खेल का मैदान, हॉस्टल की भी उत्तम व्यवस्था, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनिशा कुमारी, आई रीड इन क्लास 6। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है, कला प्रतियोगिता होती है, स्पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस है और स्कूल से बहुत खुश हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल में अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे वो मतलब ड्राइंग हो, जो भी है कला हो, जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच में जरूर नामांकन करवाएं। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैं मैनर्स पब्लिक स्कूल के निर्देशक उमेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल मैंने अपने इस पिछड़े हुए इलाके के विकास के उद्देश्य से यहाँ स्थापना किया था और उस विकास में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। इस स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। मैनर्स पब्लिक स्कूल, जूनियर ब्रांच, दिलावरपुर, दरभंगा। हमारी विशेषताएं लगातार कम शुल्क में उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था, सुसज्जित एवं विकसित कक्ष। मैं ऋषिकेश कुमार, उप निर्देशक मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, जुन्नार, दरभंगा। शिक्षा मनुष्य की बेसिक चीज़ होती है। ये विद्यालय 2 जनवरी 1995 से स्थापित है। तो मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े। योग्य एवं अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिका, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से 3 भाषाओं का अध्यापन, कंप्यूटर लैब, सीसीटीवी से युक्त वर्ग कक्ष, जिसमें हमारे बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण कर अपनी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित होती है। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था,
कल्पना कुमारी, प्रधानाध्यापिका मैनर्स पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो आप लोगों ने मेरा अभी तक इतना सहयोग किया है और आगे भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे उम्मीद में आप सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। अंकन के लिए 2020 और 21 सत्र के लिए आप लोग हमसे फिर से एक बार संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा लक्ष्य स्वाध्याय, स्वावलंबन, अनुशासन, समय पालन, सेवा भाव, मातृ पितृ एवं गुरु। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ।